हेलो गाइस, हमने स्टार्ट किया था दी हाउसमेट नॉवेल जो कि लिखी है फरीदा मैकफेरन ने, और हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इसका चैप्टर 8। तो चलिए शुरू करते हैं। मिली, नीना ने शायद फ्रिज का आधा सामान किचन के फर्श पर गिरा दिया था, इसलिए आज मुझे ग्रॉसरी स्टोर जाना पड़ेगा। और चूँकि मुझे इनके लिए खाना भी पकाना है, इसलिए मैं कुछ कच्चा गोश्त और मसाले चुनती हूँ जिनसे मैं चंद खाने बना सकूँ। नीना ने अपना क्रेडिट कार्ड मेरे फ़ोन में लोड कर दिया है, इसलिए जो कुछ भी मैं ख़रीदूँगी इसकी कीमत खुद ब खुद इनके अकाउंट से काट ली जाएगी। जेल में खाने के ऑप्शन ज़्यादा दिलचस्प नहीं थे। मेन्यू में चिकन, हैमबर्गर, हॉट डॉग, लजानिया, बैरिटोज़ और एक अजीब सा फ़िश पैटी शामिल होता था जो हमेशा मुझे उल्टी करने पर मजबूर कर देता था। सब्ज़ी भी साथ दी जाती थी, लेकिन इसे इतना ज़्यादा पकाया जाता था कि वो बिल्कुल नरम हो जाती। मैं अक्सर सोचा करती थी कि जब मैं बाहर निकलूँगी तो क्या खाऊँगी, मगर मेरे बजट में ज़्यादा ऑप्शन नहीं थे। मैं सिर्फ वही चीज़ें ख़रीद सकती थी जो सेल पर होती थी, और जब मैं अपनी कार में रहने लगी तो मेरे पास और भी कम मौके बचे थे। विंचेस्टर्स के लिए ख़रीदारी करना बिल्कुल मुख्तलिफ है। मैं सीधा बेहतरीन स्टेक के टुकड़ों की तरफ जाती हूँ। यह मैं यूट्यूब पर देख लूँगी कि इन्हें कैसे पकाना है। मैंने पहले कभी अपने वालिद के लिए स्टेक बनाया था, लेकिन वो बहुत पुरानी बात है। अगर मैं महंगे आइटम्स ख़रीदूँगी तो चाहे जो भी करूँ, खाने का जायका अच्छा ही आएगा। जब मैं विंचेस्टर्स के घर वापस पहुँचती हूँ तो मेरे कार के ट्रंक में 4 भरी हुई ग्रॉसरी बैग्स होते हैं। नीना और एंड्रयू की गाड़ियाँ गैराज के दोनों पार्किंग स्पॉट्स पर खड़ी हैं, और नीना ने मुझे ड्राइव वे में गाड़ी खड़ी करने से मना किया था, इसलिए मुझे अपनी गाड़ी सड़क पर ही छोड़नी पड़ती है। जैसे ही मैंने बैग्स निकालने की कोशिश की, गार्डनिंग करने वाला एंजो हमारे बराबर वाले घर से किसी खौफनाक से लगने वाली गार्डनिंग डिवाइस के साथ बाहर निकलता है। एंजो मुझे जद्दोजहद करते देखता है और एक लम्हे के लिए झिझकता है, और फिर उसके बाद मेरी गाड़ी की तरफ तेज़ कदमों से आता है। वो मुझ पर नज़रें जमाकर संजीदगी से कहता है, मैं करता हूँ। इसका अंग्रेज़ी लहजा बहुत ज़्यादा भारी होता है। मैं एक बैग उठाने लगती हूँ, मगर वो चारों बैग्स अपने मजबूत बाजुओं में समेट लेता है और इन्हें फ्रंट दरवाजे तक ले जाता है। वो दरवाजे की तरफ इशारा करता है, सब्र से इंतज़ार करता है कि मैं इसे खोलूँ। मैं जल्दी से दरवाज़ा खोलती हूँ क्योंकि इसके हाथों में तकरीबन 80 पाउंड्स की ग्रॉसरी होती है। वो वेलकम मैट पर अपने जूते झाड़ता है, फिर सीधा किचन में जाता है और तमाम बैग्स किचन काउंटर पर रख देता है। मिली कहती है, ग्रासियस। इसके होंठों पर एक खफीफ सी मुस्कुराहट उभरती है और वो कहता है, नो ग्रासे। मिली दोबारा कहती है, ग्रासे। वो एक लम्हे के लिए किचन में खड़ा रहता है, इसकी भवें उलझन में सुकड़ी हुई होती हैं। मैं एक बार फिर महसूस करती हूँ कि एंजो एक ख़ास किस्म की कशिश रखता है, एक तारीक और ख़तरनाक सी कशिश। इसकी टी शर्ट के नीचे इसके बाजुओं पर टैटूज़ झलक रहे होते हैं, जिनमें से एक पर एंटोनिया का नाम दिल के अंदर लिखा होता है। इसके मजबूत बाजू इतने ताकतवर हैं कि अगर वो चाहे तो मुझे आसानी से नुकसान पहुँचा सकता है, मगर मुझे ऐसा कोई एहसास नहीं होता कि वो मुझे नुकसान पहुँचाना चाहता है, बल्कि वो तो मेरे बारे में फ़िक्रमंद लगता है। मुझे वो अल्फाज याद आते हैं जो इसने मुझसे कहे थे इससे पहले कि नीना ने हमारी गुफ्तगू में मुदाखलत की थी। उसने कहा था, पैरी खोलो, ख़तरा। वो मुझे क्या बताना चाहता था? क्या इसे लगता है कि मैं यहाँ किसी ख़तरे में हूँ? शायद मुझे अपने फ़ोन में एक ट्रांसलेटर ऐप डाउनलोड करनी चाहिए। वो इसमें अपनी बात लिख सकता है। और ऊपर से कोई आवाज़ आती है और मेरी सोचों का सिलसिला टूट जाता है। एंजो एक गहरी सांस लेता है और कहता है, आई गो, और मुड़कर तेज़ी से दरवाजे की तरफ बढ़ जाता है। और मिली कहती है ना, मगर मिली जल्दी से इसके पीछे भागती है, और वो ये सोचती है ना कि लेकिन वो मुझसे कहीं ज़्यादा तेज़ है। मैं अभी किचन से बाहर भी नहीं निकली होती कि वो पहले ही फ्रंट दरवाजे से जा चुका होता है। मैं चंद लम्हों के लिए लिविंग रूम में खड़ी रहती हूँ, इस उलझन में कि ग्रॉसरी समेटूँ या इसके पीछे जाऊँ, लेकिन मेरा फ़ैसला खुद ब खुद हो जाता है जब नीना सीढ़ियाँ उतरकर लिविंग रूम में आती है। इसने एक सफ़ेद पैंट सूट पहन रखा है। मैंने इसे कभी भी सफ़ेद के अलावा किसी और रंग में नहीं देखा। ये रंग इसके बालों के साथ अच्छा लगता है, मगर इसे साफ़ रखने की मुसलसल मेहनत मुझे पागल कर देती है। जाहिर है अब से ये ज़िम्मेदारी भी मेरी होगी। मैं ख़ुद को याद दिलाती हूँ कि अगली बार ग्रोसरी स्टोर जाऊँ तो ज़्यादा ब्लीच ले आऊँ।
नीना मुझे देखकर हैरत से अपनी भवें ऊपर उठा लेती है। मिली? मैं ज़बरदस्ती मुस्कुराकर जवाब देती हूँ, जी। मुझे नीचे किसी की आवाज़ें सुनाई दे रही थी। क्या तुम किसी को घर पर बुला रही थी? मिली कहती है, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम्हें अजनबी लोगों को हमारे घर बुलाने की इजाज़त नहीं है। वो संजीदगी से मुझे देखती है। अगर तुम किसी मेहमान को बुलाना चाहती हो तो पहले से इजाज़त लो और कम से कम 2 दिन पहले बताओ, और मैं चाहूँगी कि वो तुम्हारे कमरे तक ही महदूद रहें। मिली कहती है, वो बस माली था। वो वजाहत करती है, वो सिर्फ मेरी मदद कर रहा था कि ग्रोसरी घर के अंदर रख सके, बस इतना ही। और मिली सोचती ना कि नीना ये सुनकर मुतमईन हो जाएगी, लेकिन इसके चेहरे पर कुछ अजीब सा साया सा आ जाता है। इसकी दाएं आँख फड़फड़ाने लगती है। माली? एंजो? वो यहाँ आया था? इसकी आवाज़ सख्त हो जाती है। मैं गर्दन के पीछे हाथ फेरती हूँ। क्या यही इसका नाम है? मुझे मालूम नहीं। इसने बस ग्रोसरी अंदर रखने में मदद की थी, वो कहती है। नीना मेरी तरफ गहरी नज़र से देखती है, जैसे झूठ पकड़ने की कोशिश कर रही हो। वो कहती है, मैं नहीं चाहती कि वो दोबारा इस घर के अंदर आए। वो बाहर काम करके गंदा हो जाता है। मैं इस घर को साफ रखने के लिए बहुत मेहनत करती हूँ। और मिली सोचती ना कि मैं नहीं जानती कि इस बात का क्या जवाब दूँ। एंजो ने अंदर आने से पहले अपने जूते झाड़े थे और वो कोई मिट्टी अंदर नहीं लाया था, और जो गंदगी मैंने कल इस घर में पहली बार दाखिल होते वक्त देखी थी, इसके मुकाबले में कुछ भी नहीं था। क्या तुम मेरी बात समझ रही हो मिली? नीना सख्ती से पूछती है। हाँ, मैं फ़ौरन जवाब देती हूँ, मैं समझ गई। वो मुझ पर इस तरह नज़रें दौड़ाती है कि मुझे शदीद बेचैनी महसूस होने लगती है। मैं अपने कदमों पर हल्की से जंबिश करती हूँ। वैसे तुम अपनी ऐनक कभी नहीं पहनती? मेरे हाथ झट से मेरे चेहरे तक जाते हैं। मैंने पहले दिन वो स्टूपिड ऐनक क्यों पहन ली थी, और जब इसने कल मुझसे इस बारे में पूछा था तो मुझे झूठ भी नहीं बोलना चाहिए था। नीना एक भवें ऊपर उठाती है। मैं एटिक में मौजूद बाथरूम में गई थी और वहाँ मुझे कहीं भी कॉन्टैक्ट लेंस के सॉल्यूशन नज़र नहीं आया। मैं जासूसी नहीं कर रही थी, लेकिन अगर तुम मुस्तकबिल में मेरी बेटी के साथ गाड़ी चला रही हो तो मैं चाहूँगी कि तुम्हारी नज़रें बिल्कुल दुरुस्त हों। हाँ ठीक है। मैं अपने सीने पर भीगे हाथों को जीन्स पर पहुँचती हूँ। मुझे सच बता देना चाहिए था, वो सोचती है। असल में मेरी नज़र कमज़ोर नहीं है, वो कहती है गला साफ करते हुए। मुझे ऐनक की ज़रूरत नहीं है। जो मैं इंटरव्यू के दौरान पहनकर आई थी वो बस एक फ़ैशन स्टाइल था, समझ रही है ना? नीना अपने होठों पर ज़बान फेरती है। समझ गई। ये नहीं, तुमने मुझसे झूठ बोला। ये झूठ नहीं था, ये एक फ़ैशन स्टेटमेंट था, वो कहती है। हाँ। इसकी नीली आंखें बर्फ़ की मानंद सर्द हो जाती हैं। लेकिन बाद में जब मैंने तुमसे पूछा तो तुमने कहा था कि तुमने कॉन्टैक्ट लेंस लगा रखे हैं, है ना? ओहो। मैं अपने हाथों को मरोड़ती हूँ। हाँ, इस वक्त मैंने झूठ बोला था। दरअसल मुझे ऐनक के बारे में शर्मिंदगी महसूस हुई थी। मुझे वाकई अफसोस है। नीना के होठों के किनारे नीचे की तरफ खिंच जाते हैं। आइंदा मुझसे दोबारा झूठ मत बोलना। नहीं बोलूँगी, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। वो मुझे चंद लम्हों के लिए घूरती रहती है। इसकी आंखों के तासुरात नाकाबिले फ़हम होते हैं। फिर वो लिविंग रूम का जायज़ा लेती है, हर चीज़ पर नज़र दौड़ाती है। और बराए करम इस कमरे को साफ़ करो। मैं तुम्हें माली के साथ फ्लर्ट करने के लिए तनख्वाह नहीं दे रही। ये कहकर नीना तेज़ी से फ्रंट दरवाजे की तरफ बढ़ती है और इसे ज़ोर से बंद करके बाहर निकल जाती है।